दुरूद पढ़। रख लिया जाने दो। होमवर्क दिया था ऑटम 11। ऑटम 11 अगर किया है और कोई एतराज है तो बताइए। ऑटम 22 कोई एतराज है तो बताइए। ये टॉपिक आसान है, अभी तक आसान है। ये जो अब से ऑनवर्ड होने लगा ना, ये इस टॉपिक का थोड़ा मुश्किल एरिया आ रहा है। और उम्मीद मुझे पूरी है कि आज बुध है ना, तो आज कल परसों यानी 31 तक रेगुलर में ये 3 क्लासों में सिमट जाएगा, क्योंकि खत्म है, यही तो आखिरी चीज थी। तो 31 तक इंशाल्लाह आराम से फ्री कर दूंगा। अगर मुझे कल वाली क्लास में लगा, यानी अभी पढ़ा के कल वाली क्लास पढ़ाने के बाद अगर मुझे लगा कि एक क्लास और चाहिए, तो या तो वो आपकी इजाजत से कल शाम को ही कर लूंगा ताकि जुम्मे को सुबह फारिग कर दो, या फिर जुम्मे की शाम पे करके जुम्मे को फारिग कर दो। सैटरडे नहीं, बस जुम्मा फारिग। मैं आपको ना बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा। इजाजत सिर्फ मैंने रस्मन कह दिया, मतलब मैंने कहना है। और ये चीज लिंक्ड है FR1 के साथ। FR1 में भी यही मामला है कि अगर मुझे लग रहा हुआ कि सैटरडे की क्लास लगानी पड़ेगी, तो फिर मैं इसको बुध जुमेरात जुम्मा और फिर सैटरडे को 2 क्लासें 3 क्लासें लेके सैटरडे को फारिग करूंगा। और अगर मुझे लगा FR1 कि कल एक एक्स्ट्रा कर लूं, जुम्मे को एक्स्ट्रा करके जुम्मे की शाम को फारिग कर दूं, तो फिर उसमें भी ऐसे ही करूंगा। तो ये FR1 और कॉस्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बस बताने वाली बात यह है कि उम्मीद है कि रेगुलर चलते चलते ही जुम्मे को खत्म हो जाएगा, यानी 102 या हो सकता है 103 कराऊं, जो या तो जुम्मे रात को एक्स्ट्रा या जुम्मे को एक्स्ट्रा करूं। बस ये इतनी सी बात बतानी थी। ठीक है जी। इस चैप्टर में जो अब तक पढ़ा वो हाँ आसान ही है। अब काम थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। उससे पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन देख लें कि अगर सवाल में जो चीज सिखाने लगा हूं ना, उससे पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन कि सवाल में अगर प्रोबेबिलिटीज आ जाए तो उनका क्या इस्तेमाल होता है। ये कोई सेपरेट टॉपिक नहीं लिखा मैंने, बस एक छोटी सी कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, फिर टॉपिक पे आऊंगा। छोटी सी चीज ये है कि सवाल में ना वो बात चीजों को प्रोबेबिलिटी से जोड़ सकता है। हो सकता है वो डिमांड को प्रोबेबिलिटी से जोड़ दे कि, और ये प्रोबेबिलिटीज तो आपने QM में चॉइस में ही छोड़ी होंगी, है ना? नहीं छोड़ते हैं, मैंने यही सुना है, बच्चे छोड़ देते हैं, चॉइस में छोड़ देते हैं। डिमांड है, लीड टाइम है, इनमें से ना प्रोबेबिलिटीज असाइन हुई हो सकती हैं कि इतने % चांस है कितने दिन लगेंगे, इतने % चांस है कितने दिन लगेंगे। तो अगर आपको सवाल में कुछ वैल्यूज के साथ प्रोबेबिलिटीज जोड़ दी, तो आपकी सेहत पे फर्क ये पड़ेगा कि इनकी जब एवरेज निकालनी होगी, उनकी जो एवरेज निकालनी होगी वो ऐसे निकलेगी। ये क्या होता? समेशन PX, जिस वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है उसे मल्टीप्लाई और सब आंसर को फिर ऐड, ऐसे निकलेगी। इसकी बजाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 कर रहे थे ना, तो वो यही काम कर रहे थे। डिवाइड बाय 2 क्यों किया था? क्योंकि 2 वैल्यूज थी, तो हम ये काम कर रहे थे। मिनिमम अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये रहने दें ऐसे, ये कह रहा हूं मैं। तो जिस चीज के साथ प्रोबेबिलिटी जोड़ दी में, तो फिर उसका एवरेज करने का तरीका ये होगा, ये वाला नहीं होगा।
सवाल? नोटेड? अच्छा जी। नोटेड? लीड टाइम 12 डेज, 12 दिन। लीड टाइम 12 दिन। डिमांड पर डे डिमांड पर डे है ऐसे। .5 चांस है कि 300 यूनिट्स होंगे। 0.25 चांस है कि 600, 0.25 चांस है कि 700। लिख लिया? OQ 30,000 यूनिट्स। 30,000 यूनिट्स आपसे रिक्वायर्ड है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे पता कि सेफ्टी स्टॉक होता है कि नहीं होता? हाँ जी, एक तो सीधी सी बात है, निकाल के देख लेंगे। दूसरा ये याद रख लें कि जब भी अनसर्टेनिटी का मतलब है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर सेफ्टी स्टॉक होता ही होता है। ये क्या बात है, दोबारा सुने। अगर डिमांड या लीड टाइम इनकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी है, तो सेफ्टी स्टॉक होता ही होता है। सेफ्टी स्टॉक क्यों है? अनसर्टेनिटी की वजह से ही ना। तो इसलिए जब भी डिमांड और लीड टाइम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं तो इसका मतलब सेफ्टी स्टॉक होता ही होता है।
चलें, एवरेज इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है आपसे। जी, ROL इज इक्वल टू ROL इज इक्वल टू, अंग्रेजी का फार्मूला पूछ रहा हूं ना, ROL इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम 700 इंटू 12 8400। जो लोग समेशन पीएक्स करने लगे ROL के फार्मूले में, ये नहीं मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, फिर सेफ्टी स्टॉक ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज। हाँ, अब इसका करें एवरेज 475, 300 इंटू 0.5, 600 इंटू 0.25, 700 इंटू 0.25 और इनका सम। तो एवरेज इंटू एवरेज 2700 और एवरेज इन्वेंट्री हो गई। ये ऊपर वाला क्यों करना पड़ा काम? क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री में हमें पता है सेफ्टी स्टॉक इस्तेमाल होता है, तो उस वजह से ये निकालना पड़ा। तो OQ कितना? OQ बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक 17700। तो अगर सवाल में किसी चीज के साथ प्रोबेबिलिटी असाइन हो गई तो उसको एवरेज निकालने का तरीका फिर समेशन पीएक्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये क्यों सिखाया, असल टॉपिक क्या है उस पर आता हूं। चलिए अब असल टॉपिक पे आता हूं। ROL इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम क्यों है? अनसर्टेनिटी तो है, तो फिर मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम क्यों है? एवरेज इंटू एवरेज कर ले, मिनिमम इंटू मिनिमम कर ले। हम लोग एहतियात कर रहे हैं। ROL कॉन्सेप्चुअली चीज क्या है? यानी अगर 15,000 यूनिट्स ROL है तो क्या मतलब है 15,000 यूनिट्स का? कि 15,000 यूनिट्स तक बैलेंस रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें ताकि स्टॉक आउट ना हो, यानी जितने टाइम में बंदा चीजें लेके पहुंचेगा ये यूज हो जाएंगे। ये ROL का कॉन्सेप्ट है। और मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करने की लॉजिक ये है कि हम फुल अखीर एहतियात करना चाह रहे हैं, कोई रिस्क ही नहीं लेना चाह रहे स्टॉक आउट का, क्योंकि मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा, मैक्सिमम कितने यूनिट्स आ जाएंगे, तो हम परफेक्टली एहतियात कर रहे हैं। सड़क के किनारे पे खड़े और तेज तेज ना गाड़ियां गुजर रही हैं, तो अब वो गाड़ी थोड़ी ऐसे भी हो सकती है, थोड़ी सी ऐसे। तो आप ये खड़े हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ियां गुजरेंगी तो हम सड़क पार करेंगे।
तो आखिर एहतियात ये है कि ये आप थोड़ा और पीछे हो जाए, और पीछे हो जाए, उधर से ट्रक मार दे। तो ये क्या हो गया जी, हम असल में एक तरफ देख रहे थे, उससे पीछे हटने लग गए, उधर से गाड़ी मार गई। तो हम लोग आरओएल में भी एक तरफ देख रहे हैं। एक तरफ क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, ताकि क्या ना हो, स्टॉक आउट ना हो। अच्छा, स्टॉक आउट हो जाए तो क्या हो जाएगा, कस्टमर नाराज हो जाएगा, लेकिन कितने रुपए का नाराज हो जाएगा, रुपए कैसे रखे हैं इसको। जितने यूनिट्स वो खरीदने आया था और हमारे पास नहीं होंगे, तो डिसीजन मेकिंग अभी अभी आप करके हटे हैं, तो इतने यूनिट्स बिक सकते थे, स्टॉक पड़ा होता तो बिक जाते, स्टॉक नहीं था तो ना बिक सके, जो कमाना था वो नहीं कमा सके, ये स्टॉक आउट कॉस्ट होती है। तो हम लोग आरओएल क्यों ज्यादा रख रहे हैं, ताकि स्टॉक आउट कॉस्ट बच जाए। हम सिर्फ एक साइड देख रहे हैं। चलें और मिसाल देता हूं। स्टूडेंट्स के पास ऑन एन एवरेज मोबाइल फोन होता है कोई 20-25 हजार, अच्छे सस्ते भी होंगे, किसी के पास आईफोन भी होगा। तो चलो 25 हजार का फोन है, गुम सकता है, चोरी हो सकता है। तो अगर चोरी हो गया तो 25 हजार का नुकसान है। उसके अंदर डाटा क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं पैसों की बात कर रहा हूं। तो उस 25 हजार के नुकसान से बचाने के लिए एक फुल टाइम बॉडीगार्ड हायर कर लेते हैं, कोई कमांडो, उसको खैर महीने के 2 लाख दे देंगे, तो 25 हजार का नुकसान बच जाएगा। तो ठीक है ये, क्योंकि 25 हजार का नुकसान बचाने के लिए हम 2 लाख खर्च कर रहे हैं। और मिसाल, गिर के भी टूट सकता है, तो खराब भी हो सकता है। तो एक ना बड़ी जबरदस्त किस्म की केसिंग मिलती है, तो वो 70 हजार की है, तो वो चढ़ा ले, तो वो तो फेंक दे तो मोबाइल को कुछ नहीं होगा, तो वो 70 हजार की केसिंग चला लेते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, क्योंकि हम जो 25 हजार का नुकसान बचाना चाह रहे हैं उसके लिए 70 हजार खर्च कर रहे हैं। तो आरओएल ज्यादा रखने का मकसद क्या था, स्टॉक आउट से बचना। लेकिन हम स्टॉक आउट से बचने की कीमत पे कर रहे हैं क्या, स्टॉक आउट से बचने की हम कॉस्ट बियर कर रहे हैं। क्या कॉस्ट बियर कर रहे हैं, होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जब तक 4-5 दिनों से करते आ रहे हैं। टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू OQ बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। आरओएल कम रखें या ज्यादा रखें, इसका OQ से कोई ताल्लुक है, OQ से नहीं, तो पहले तय हो चुका। सेफ्टी स्टॉक से ताल्लुक है, हाँ, तो आरओएल ज्यादा होगा तो सेफ्टी स्टॉक भी ज्यादा ही होगा। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू आरओएल माइनस एवरेज इनटू एवरेज। आरओएल जितना ज्यादा होगा सेफ्टी स्टॉक उतना ही ज्यादा होगा, सेफ्टी स्टॉक जितना ज्यादा होगा एवरेज इन्वेंट्री उतनी ही ज्यादा होगी, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो आरओएल ज्यादा रखने का फायदा क्या था, आरओएल ज्यादा रखने का स्टॉक आउट कॉस्ट से बचना, और इसका नुकसान क्या हो रहा है, होल्डिंग कॉस्ट। तो हमने अब सिर्फ एक आंख से नहीं देखना, 2 आंखों से देखना है। पहले एक आंख से देख रहे थे तो आरओएल इज इक्वल टू मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, लेकिन इस हरकत में हम इग्नोर कर रहे थे होल्डिंग कॉस्ट। अब आपको ना सवाल वाला डाटा इस तरह का दे सकता है, जो जिस टॉपिक पे मैं आना चाह रहा हूं, कि हमें डिसाइड करना होगा ऑप्टिमम आरओएल, या वो सवाल सेम स्टाइल लेकिन आरओएल की बजाय वो इस एंगल से भी पूछ सकता है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। आरओएल ज्यादा होगा तो डायरेक्टली कनेक्शन है इनमें, तो वो इनमें से किसी भी शक्ल का सवाल पूछ सकता है। लेकिन अब की बार फर्क ये पड़ेगा कि सवाल वाला आपको ये चीजें पूछ रहा होगा ऑल्सो कंसिडरिंग रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। अब वो कैलकुलेशन के अंदर स्टॉक आउट का भी कहीं ना कहीं डाटा ले आएगा, तो अब फिर ये वो वाला काम नहीं रह जाएगा। अगर ये टॉपिक है कि जिसमें हमने आरओएल डिसाइड करना है, वरना इसमें डिसीजन क्या है भाई, ये तो मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम है। लेकिन अगर आरओएल डिसाइड करना है सब काम देख के, स्टॉक आउट को भी कंसिडर करके, तो फिर आरओएल ऐसे नहीं निकलेगा। ये अब तक जो पढ़ा था ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन ऐसा आरओएल कैलकुलेट करने में सिर्फ हम फोकस्ड ही स्टॉक आउट बचाने पे, और उसमें सवाल का डेटा के अंदर कहीं कोई स्टॉक आउट की हिंट नहीं था। तो सवाल में आरएल पूछा होता था, जो होमवर्क भी किया है, तो आरएल निकाला है तो निकाला है इस फार्मूले से। ये टॉपिक तब है अगर सवाल में स्टॉक आउट की भी इंफॉर्मेशन मौजूद हुई और पूछा हुआ है बताएं कौन सा आरओएल बेहतर है। तो अब जब कौन सा बेहतर है तो फिर ये वाला रास्ता तो नहीं है।
अगर कौन सा आरओएल बेहतर पूछा हुआ है तो हमसे कुछ ऑप्शंस को चेक करने को कहा जा रहा है, फिर वो ये वाला नहीं होगा। ये सवाल से आइडिया हो जाएगा कि ये वाला आरओएल निकालना है या ये टॉपिक है जो पढ़ाने लगा। तो फिर कैसे चेक करेंगे? हम करेंगे फिर ऐसे, यानी इस टॉपिक का करने का तरीका ये होगा। ओक्यू कैसे डिसाइड करते थे? ओक्यू सारी ऑप्शंस के ऊपर टोटल जो भी रेलेवेंट होती थी, क्या रेलेवेंट होती थी? उनकी परचेज कॉस्ट रेलेवेंट होती थी, ऑर्डर कॉस्ट रेलेवेंट होती थी, होल्डिंग कॉस्ट, इनका ग्रैंड टोटल कंपेयर करते थे। आरओएल कम रखना है या ज्यादा रखना है, इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है? आरओएल ज्यादा रखेंगे, ज्यादा सेफ्टी स्टॉक ज्यादा आएगा, एवरेज इन्वेंटरी ज्यादा बनेगी, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा बनेगी। लेकिन अगर आरओएल कम रखेंगे तो बेशक होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब हमने इन दो चीजों को कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, अगर शामिल कर ले तो गुना नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम बचाने कह रहा हूं, हम आरओएल कम रखें या ज्यादा रखें, ओक्यू पे को फर्क पड़ेगा। ओक्यू पे, क्योंकि ओक्यू तो तय हो चुका है। तो एवरेज इन्वेंट्री में से ये दो चीजें होती हैं। आरओएल कम ज्यादा होने से किस पे फर्क पड़ रहा है? सेफ्टी स्टॉक पे। इस पोर्शन पे को फर्क पड़ रहा है। तो जब इस पोर्शन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसको हम अपनी इस डिसीजन में से इररेलेवेंट कह के इग्नोर कर सकते हैं। यानी हम लोग होल्डिंग कॉस्ट सिर्फ किसकी कैलकुलेट कर लें? सेफ्टी स्टॉक की। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर और टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक फॉर द ईयर फॉर ईच ऑप्शन। और कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी? जिसमें टोटल कॉस्ट लोएस्ट होगी। ये लिखा, ये सब कैलकुलेट कैसे होता है एक सवाल के साथ सिखाता हूं। ये स्टॉक आउट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लें और कुछ ना कुछ लिखिएगा जरूर। जो मैं ज़बानी बोलूंगा ना, लिखना जरूर। एक सवाल से सिखाता हूं। ये स्टॉक आउट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लें। स्टॉक आउट कॉस्ट हमें क्यों पड़ेगी? क्योंकि कस्टमर चीजें खरीदने आएंगे और हमारे स्टॉक में नहीं होंगी, तो हम बेच सकते थे, नहीं बेच सकेंगे, ये हमें कॉस्ट पड़ेगी। इसकी एक मशहूर मिसाल तो हो सकती है जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में देख के आए हैं। नहीं बेच सके, नहीं बेच सकेंगे, तो क्या कुर्बानी दे रहे होंगे? कोई काम हम छोड़ रहे होंगे, वो नहीं बेच सकेंगे, वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकेंगे, तो उसकी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट के प्रॉफिट लॉस्ट? कंट्रीब्यूशन। तो एक तो कंट्रीब्यूशन ये है। और इस चैप्टर के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, क्योंकि हमने लेके आने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो सब हमने ऑर्डर कॉस्ट की कैटेगरी में डाल दिया हुआ है, इसलिए इस चैप्टर के लिए कंट्रीब्यूशन का मतलब है बस सिर्फ परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं, सिर्फ इस चैप्टर के लिए।
अदरवाइज तो कंट्रीब्यूशन के अंदर खरीदना, खरीद के लेके आना, ये सब मटेरियल कॉस्ट है। लेकिन इस चैप्टर में चूंकि हमने उसको ऑर्डर कॉस्ट कह के अलग कर लिया हुआ है, इसलिए बस ये। अच्छा, एक तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है, लॉस्ट। इसको कॉस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब कस्टमर चीजें मांगने आएगा और हमारे स्टॉक में नहीं होंगी, तो अगर वो 200 यूनिट्स मांगने आया था, हमारे पास सिर्फ 150 पड़े हुए, तो जो 50 नहीं बेच सके उन पे कमा सकते थे, नहीं कमा सकेंगे, तो इसलिए उसको स्टॉक आउट कॉस्ट कह रहे हैं। फिर इसी तरह से अगर हमारा वो कोई ऐसा रेगुलर कस्टमर है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हमने जब भी वो मांगेगा उसको यूनिट्स बेचने, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर यूनिट नहीं बेच सके तो वो 5 रुपए पर यूनिट फाइन डालेगा हम पे, तो वो जो पेनल्टी पड़ेगी वो भी स्टॉक आउट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि नहीं बेच सकेंगे तो पेनल्टी पड़ेगी, तो पेनल्टी भी स्टॉक आउट कॉस्ट है। हाँ, अब बहुत सवालों की मुश्किलें हो सकती हैं कि पेनल्टी पर डे है, हमने उसको पर यूनिट करना है, वो मुश्किलें हो सकती हैं कि पर डे से पर यूनिट कैसे बनाएं, या रॉ मटेरियल भी मिक्स हो जाए तो क्या करें, वो फिर सवालों की प्रैक्टिस में आएगी बात। तो स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब है जो हम स्टॉक नहीं बेच सकेंगे डिमांड की वजह से, तो ये कमा सकते थे, नहीं कमा सकेंगे, इसलिए स्टॉक आउट कॉस्ट कह रहे हैं। नहीं बेच सकेंगे तो पेनल्टी पड़ जाएगी, इसलिए इसको स्टॉक आउट कॉस्ट कह रहे हैं। तो अगर ये आपको बात कुछ ना कुछ समझ आई है, तो ये 3 वर्ड लिखने के अलावा कुछ अपने आप को समझाना है तो समझा लें। स्टॉक आउट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूं। स्टॉक आउट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट वही जैसे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में होता था कि खर्चा होना था, नहीं हो सकेगा, एक इनफ्लो होना था, नहीं हो सकेगा, तो इसी कॉन्सेप्ट में ही है ये कि हमारे पास स्टॉक पड़ा होता तो हम इतना कमा लेते, नहीं कमा सकेंगे, कॉस्ट है। स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, नहीं बेच सकेंगे, पेनल्टी पड़ जाएगी, कॉस्ट है। तो ये वही हवाई कॉन्सेप्ट है जैसे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में था। स्टॉक आउट कॉस्ट इसलिए है कि डिमांड आएगी लेकिन स्टॉक नहीं होगा, तो उसके ना होने की वजह से जो कमा सकते थे नहीं कमा सकेंगे, पेनल्टी बढ़ जाएगी। ये स्टॉक आउट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। जी जी, भाई स्टॉक हमारे पास कहां से आता था? खरीद के लाते थे या आउटसोर्स करते थे? जहां से भी था। अब बात ये हो रही है कि आने में टाइम लगेगा। आरओएल का कॉन्सेप्ट ये है ना कि कितना रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें। अब ऑर्डर प्लेस किया है, चाहे वो खरीद के ला रहा है चाहे वो बनवा के ला रहा है, बात है कि आने में टाइम लगेगा, तो उस दौरान जो डिमांड है वो हम पूरी नहीं कर सकेंगे, उसको स्टॉक आउट कह रहे हैं। चले, लिख लिया, सवाल लिखें। डिमांड डिमांड पर डे, डिमांड पर डे, डिमांड पर डे, वैसे ही जैसे पहले लिखवाया था, प्रोबेबिलिटीज और यूनिट्स। 0.5 380 यूनिट्स, 0.5 है कि 380 यूनिट्स होंगे, 0.4 के 600 यूनिट्स होंगे, और 0.1 के 700 यूनिट्स होंगे। ये प्रोबेबिलिटी, ये परसेंटेजेस भी हो सकती हैं, मतलब 0.5 का मतलब 50% चांस है। ये हो गया डिमांड पर डे। फिर लिखें लीड टाइम, लीड टाइम 22 दिन, लीड टाइम 22 डेज। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट 35 रुपए पर यूनिट पर ईयर, 35 पर यूनिट पर ईयर।
क्या लिखा है आखिरी चीज? 35 पर यूनिट पर ईयर. कंट्रीब्यूशन ₹25 पर यूनिट, 25 रुपए पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन है 25 पर यूनिट. एनुअल डिमांड 180,000, 1,80,000 यूनिट्स. और OQ 60,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स. और बस मुझसे रिक्वायर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग ROL इज बेटर. Which of the following ROL is better? Number 1, 11,500, और नंबर 2, 13,000, 13,000, 11,500 और 13,000. अच्छा, अब यहां पर बेशक स्टॉक आउट कॉस्ट का वर्ड नहीं है, लेकिन अगर वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ROL बेहतर है, तो जाहिर है ये नहीं है. और प्रोबेबिलिटीज के होने से भी हिंट है कि इस टॉपिक का सवाल है, क्योंकि इस टॉपिक में प्रोबेबिलिटीज, चांसेस यही होते हैं. चेंज की थी. तो तरीका यह है कि दोनों ऑप्शंस को एक एक करके हम टोटल होल्डिंग कॉस्ट, सेफ्टी स्टॉक की और स्टॉक आउट कॉस्ट ये कैलकुलेट करते हैं. एक ऑप्शन है ROL 11,500, एक ही ऑप्शन है. इस ऑप्शन पे सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, स्टॉक आउट कॉस्ट निकाल लेते हैं. स्टॉक आउट कॉस्ट में आपको इस सवाल से ही सिखा देता हूं, यानी इस सवाल के सोल्यूशन में इसका फार्मूला डराइव कर देता हूं. सेफ्टी स्टॉक ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज. तो एवरेज डिमांड कितनी? एवरेज डिमांड 500 इंटू एवरेज लीड टाइम 22. और ये वाला 500 कैसे निकला, ये अपनी लाल मकड़ी से पूछ देते हैं. 380 इंटू 0.5, 600 इंटू 0.4, 700 इंटू 0.1. सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट 500 यूनिट्स इंटू 35 है ना, 17,500. ये हो गई सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट. और अगर आप पूरी एवरेज इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट ले लें तो भी गलत नहीं है, सही है. यानी पूरी एवरेज इन्वेंट्री OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, वो भी करने कोई मसला नहीं. एक तो हमने निकाल दी सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट. दूसरी हमने कैलकुलेट करनी है स्टॉक आउट कॉस्ट. स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए ना एक टेबल बनाना पड़ेगा. स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए एक बनेगा प्रोबेबिलिटी, टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम ROL, स्टॉक आउट, और ये तीनों कॉलम यूनिट्स हैं. ये तीनों कॉलम यूनिट्स हैं. टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम से क्या मुराद है? लीड टाइम के दौरान टोटल कितनी डिमांड आएगी, ये कैसे निकालें? 3 सिनेरियोज हैं. एक सिनेरियो है कि
380 यूनिट्स पर डे हो सकते हैं और टोटल 22 दिनों में 8360। लेकिन इस बात के होने के चांसेस हैं ये। फिर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि 600 हो जाए और पूरे 22 दिनों में 13, लेकिन इसके चांसेस 0.4 हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 700 पर यूनिट हो जाए पर डे, तो 22 दिन में, लेकिन ऐसा होगा इसके चांसेस 0.1 है। ये डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब है कि जब तक सामान हम बंदा निकल गया चीजें लेने, जब तक वो लेके आएगा तो स्टोर में पड़े हुए से ही हमने इनका मुकाबला करना है। एक सिनेरियो ये है कि उन 22 दिनों में टोटल इतने यूनिट्स कस्टमर हमसे खरीदने पहुंचेंगे, इनको कहां से लाएं, कहां से मैनेज करें, कितना पड़ा होगा स्टॉक में? आरओएल, आरओएल है ही वो जो स्टॉक में पड़ा होगा इन टाइम के दौरान। तो आरओएल इस ऑप्शन में कितना है? 11500। 50% चांस है कि इतने यूनिट्स की डिमांड आएगी और हम वो डिमांड आराम से पूरी कर लेंगे, तो स्टॉक आउट नहीं होगा। 40% चांस है कि डिमांड इतनी आ जाएगी तो हम कितने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे, 1700, स्टॉक आउट हो गया, हो जाएगा। 0.1 चांस है, यानी 10% चांस है कि इतनी डिमांड आएगी, अगर इतनी डिमांड आ गई तो कितने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे, 3900। अब ये दरमियान वाले दोनों कॉलम निकाल देते हैं, पहला और चौथा देखते हैं। 50% चांस है कि स्टॉक आउट नहीं होगा, 40% चांस है कि 1700 यूनिट का स्टॉक आउट होगा और 10% चांस है कि 3900 का होगा। तो हम ना स्टॉक आउट का कर लेते हैं एवरेज। $1700 इंटू 0.4 और 3900 इंटू 0.1, 1070। ये एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स है। स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर। हम 1070 यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे तो क्या स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ेगी? 25 नहीं कमा सकेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, कस्टमर बेइज्जती करके चला जाएगा। साल में कितनी दफा बेइज्जती कराएंगे हम? 3 दफा। कैसे? देखें, ये जो सारा टेबल इस वक्त यहां चल रहा है, ये एक दफा ऑर्डर प्लेस करने की कहानी है। एक दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे, स्टोर में इतने रहते होंगे, 22 दिन की कहानी है, समझिए, पूरे साल की कहानी नहीं है। ये एक दफा जो ऑर्डर है ना, वो कहानी है। तो हम तो निकाल रहे हैं पूरे साल की कॉस्ट, तो साल में कितनी दफा बेइज्जती कराएंगे हम? 3 दफा। कैसे 3? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय OQ, तो एनुअल डिमांड 180 डिवाइडेड बाय 60, 80250। तो फार्मूला बना देते हैं आपको, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू, नहीं कंट्रीब्यूशन तो मिसाल है, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, तभी तो यूनिट कैंसिल होगा, इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, या अगर वो भी तोड़ ले तो एनुअल डिमांड ओवर OQ। ये है स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर का फार्मूला। ये होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर ऐसे निकलेगी, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इनटू साल में कितनी दफा बेइज्जती करानी है। तो इस ऑप्शन का ग्रैंड टोटल क्या बना? 17500 प्लस 97750। दूसरी ऑप्शन आप करें सॉल्व। दूसरी ऑप्शन क्या थी? 13000। इसको नोट कर लें और दूसरी ऑप्शन आप सॉल्व करें।
बताना इसको नहीं क्या। हाँ मेरा ख्याल है। हाँ जी, अगर ROL 13,000 रखें तो इसका आंसर क्या आ गया? 2,000 इंटू 35 70,000 आ गया। यहां पर 13,000 रखने से ये 200 2400 200 इंटू 0.4 2400 इंटू 0.1 320 320 इंटू 25 इंटू 3 24,000 और 70,000 94,000 सही है। चलिए ठीक है, शाबाश। और लिखें सवाल। अभी पहले मैंने प्रोबेबिलिटी डिमांड पे जोड़ी थी, अब डेज पे डाल देते हैं। हाँ जी, दिखाऊं? डिमांड पर डे 300 यूनिट्स, डिमांड पर डे 300 यूनिट्स। होल्डिंग कॉस्ट ₹40 पर यूनिट पर ईयर, ₹40 पर यूनिट पर ईयर। कंट्रीब्यूशन 28 रुपए पर यूनिट। जी कंट्रीब्यूशन 28। लीड टाइम है प्रोबेबिलिटी और डेज, है। प्रोबेबिलिटी है 0.4 0.25 और 0.35 0.4 0.25 और 0.35 और इनके सामने डेज हैं 10 16 और 10 16 और 20 और क्या रह गया? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर 3 रिक्वायर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग ROL is better? Which of the following ROL is better? Number 1, 3,000 units, 3,000. Number 2, 4,800. Number 3, 6,000.
और नंबर 4 एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, और इसके जगह एक और नाम हो सकता था एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, एक्सपेक्टेड डिमांड, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी में आपने समेशन px किया है ना, ये एवरेज भी है और इसी को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। तो एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम या एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ये 4 ऑप्शन है। चलिए एक मैं कर देता हूं, 3 फिर आप करते हैं। अगर ROL हो नंबर 1 3000, एक हो गया ROL 3000, सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू ROL माइनस एवरेज इनटू एवरेज, तो एवरेज डिमांड हो गई ये और एवरेज लीड टाइम ये अपनी लाल मकड़ी से पूछ लेते हैं। तो क्या है जी, 10 इंटू 0.4, 16 इंटू और 20 इंटू 0.35, 15। तो सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू, सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू भाई सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक है या नहीं है, माइनस सेफ्टी कुछ नहीं होता। अगर इसका आंसर माइनस आ रहा है तो मतलब सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो 0। तो फिर सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट 0। अच्छा इसका आंसर क्या है इसका, 4500। 4500 इज एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। देखें डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, डिमांड इनटू लीड टाइम, कौन सी फिगर यूज की हुई है, एवरेज, इसलिए 4500 इज एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। ये चौथी ऑप्शन है। चौथी ऑप्शन क्या है, तो वो ये 4500, यानी 3000, 4800, 6000 और 4500। तो एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब ये होता है, ये एवरेज इनटू एवरेज। तो सेफ्टी स्टॉक तो नहीं है, ये तो 0 है। स्टॉक आउट कॉस्ट पे आते हैं। 0.4 चांस है कि कितने दिन लग जाएंगे, 10। 0.25 चांस है कि 16 दिन लग जाएंगे और 0.35 चांस है कि 20 दिन लग जाएंगे, 6000। और अभी हम ROL रखे हैं 3000। अगर 3000 ही ROL है और डिमांड भी 3000 की आई तो कोई स्टॉक आउट नहीं। इस सूरत में 1800, 3000, 1800 इंटू 0.25 प्लस 3000 इंटू 0.35, 1500। तो 1500 यूनिट्स इंटू 28 इंटू 3, 126। तो इन दोनों का
टोटल भी यही हो गया। ROL अगर 3000 हो तो ये, बाकी तीनों ऑप्शंस करें सॉल्व, करें अभी करें। तीनों हो जाएंगे अभी आराम से, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, करें। एक 4800 है, एक 6000 है और एक 4500। 4500 कैसे? एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम। करिए सॉल्व।
हाँ जी, तीनों डन। चलें आंसर सुन लें ताकि टैली कर लें। अगर हम रखते हैं ROL 4800 तो उसमें सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट आएगी 12,000 और स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी 35280। सही है। अगर हम रखते हैं 6,000 तो उसमें सेफ्टी स्टॉक 1500 निकलेगा और उसकी होल्डिंग कॉस्ट 60,000 निकलेगी और स्टॉक आउट कोई भी नहीं होगा। और अगर हम रखते हैं 4500 तो सेफ्टी स्टॉक कुछ नहीं होगा, स्टॉक आउट कॉस्ट होगी 50400। सही है। तो इनमें से कौन सा ROL बेहतर हुआ? 4800 वाला। चलें 2 सवाल आपके होमवर्क है, आखिरी होमवर्क है, कदर कर लें। 2 सवाल होमवर्क। एक सवाल है जी स्प्रिंग 18, 2 सवाल है करके आइएगा, आखिरी होमवर्क है। स्प्रिंग 18 खान लिमिटेड, एक ये है और एक है स्प्रिंग 22 नाइजीरिया लिमिटेड। स्प्रिंग 18 और स्प्रिंग 22 खान लिमिटेड और नाइजीरिया लिमिटेड। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।